हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल सेट पेपर 2022-23। तो आइए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ पहला नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था। तो सिंपली दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया था। अवतल दर्पण का कुछ और यहाँ पे उपयोग हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे जो गाड़ी का हेडलाइट होता उसका वो भी अवतल दर्पण का ही बना होता है, क्योंकि ये लाइट को ज़्यादा दूर भेज पाता है और लाइट को आराम से फैला पाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर भी करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण कोई भी छोटी चीज़ का बड़ा फोटो बनाता है, ताकि डॉक्टर आराम से अगर दांत का, कान का, ये सब का अगर कर रहा है तो बड़ा फिगर देख के आराम से इलाज कर सकता है। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन बताना है। तो देखिए, अगर समझ लीजिए आप कि अगर ये पूरा का पूरा क्या चाहिए, वृत्त है, और यही वृत्त को आप मान लीजिए लेंस, अवतल लेंस। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें बीच में जो होता है, यही बीच में आप इसको एफ मान सकते हैं, और जो ये क्या चाहिए, ये है आपका छोटा सा, यहाँ से यहाँ क्या चाहिए, त्रिज्या। यही होता है त्रिज्या हमारा, यही होता है क्या, आर। अभी जो ये जो आर है, ये आर कैसे, दो एफ से मिलके बना होता है। जो आर है किससे मिलके बना होता है, दो एफ से मिलके बना होता है हमारा आर। मतलब एफ इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं जो एफ होता है वो आर का आधा होता है। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूछ रहा है यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन में, मतलब जब देखिए ये रहा प्रकाश, अब प्रकाश जब इससे टकरा के परिवर्तित हो गया तो इसमें क्या चेंज नहीं होता। तो यार, वेग तो चेंज होता ही, तरंग दैर्घ्य भी चेंज होता है, लेकिन आवृत्ति जैसा है वैसा ही बना रहता है, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू होता है 1/f। अब P इज इक्वल टू 1/f मतलब P यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है, P बता रहा है पावर, F फॉर फोकस दूरी। अब बोल रहा है जिसका फोकस दूरी 1 होगा उसका पावर कितना होगा, उसका क्षमता कितना होगा। अगर इसको 1 कर दे तो P बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 4 का ये। अब पूछ रहा क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो आप इसी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, अभी यही सेम मैंने पीछे वाले सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन बता के रखा था कि वाहन के अग्रदीप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑफ कोर्स यार, अवतल दर्पण का उपयोग किया था, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। अरे जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया था, तो जो गाड़ी का साइड लाइट लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण ही रहता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव नेत्र के जिस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल पे फोटो बनता है, लेकिन फोटो बनता है उल्टा। फोटो कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, इसको सीधा करके देखता है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है। देखिए, जो हमारा नेत्र है, जो हमारा आँख है, वो 25 सेंटीमीटर से बहुत ही साफ साफ, मतलब अच्छे से देख सकता है। और कहाँ तक देख सकता है, अनंत तक, अनंत तक देख सकता है भाई मेरे। मतलब अगर आपको न्यूनतम बिंदु पूछे कि जहाँ तक हमारा नेत्र साफ साफ देख सकता है तो वो 25 सेंटीमीटर। अगर कहाँ तक, लास्ट कहाँ तक देख सकता है, तो ये अनंत तक, जहाँ तक इसको लाइट मिले वहाँ तक देख सकता है। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अगले नंबर क्वेश्चन पे। जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो नेत्र में कितना प्रकाश जाएगा, कितना प्रकाश नहीं जाएगा, इसका नियंत्रण कौन करता है। तो इसका नियंत्रण करती है पुतली। इसलिए आपने देखा होगा जब आप धूप में निकलते होगे तो आपकी आँख थोड़ी सी छोटी हो जाती होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा लाइट है और आँख को उतना लाइट नहीं चाहिए, इसीलिए पुतली थोड़ी सी छोटी हो जाती है। लेकिन जब आप अंधेरे में जाओगे तो आँख आपकी ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट चाहिए। अब अंधेरे में लाइट कम है तो आँख को बड़ा करके देखना पड़ता है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मैंने ये आपको उसी में वही क्वेश्चन में बता दिया था, कैसी होती है, उल्टी और वास्तविक होती है। हमारा नेत्र ही इसको सही करके देखता है। और ये फोटो कहाँ बनता है भाई मेरे, तो दृष्टि पटल में बनता है, और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। हमारा नेत्र इसको सही करके देखता है। बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 1 kWh मतलब 1 kWh में किसका मात्रक है, ये जो है किसका मात्रक है। तो ये मात्रक है यहाँ पे ऊर्जा का, किसका मात्रक है यहाँ पे, ये ऊर्जा का। अब जो कूलाम्ब है वो किसका एसआई मात्रक है, तो कूलाम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। अब मैं ले चलता हूँ आपको अगले नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत मोटर, यहाँ पे विद्युत मोटर जो है क्या करता है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो प्रवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर यहाँ पे क्या करती है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो करंट जाता है उसको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का जो विद्युत अपघटन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो एक वियोजन अभिक्रिया है। अब मैं ले चलता हूँ आपको अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपको पूछ रहा है कि बताइए ये जो अभिक्रिया हो रहा है इसमें किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। आई होप आप अपचयन और उपचयन अभिक्रिया पढ़ रखे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है और चित्र में पूछ रहा है कि बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। ये जो परख नली में हो रही है वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। जो परख नली इसमें कैसी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का कहना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? कौन सा जो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो ये जो लिटमस पेपर है, तो ये लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक का क्या उदाहरण है, इससे हम पता कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे किससे? पीएच स्केल से। तो देखिए जो पीएच स्केल होता है वो बीच में कितना होता है? 7 और 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? 14 तक। अगर 7 से कम हो तो वो होगा अम्ल। क्या होगा? अम्ल। अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्या चीज़ होगा? क्षार होगा। तो पीएच मान यहाँ पे कितना है? 10 दिया हुआ। तो 10 दिया हुआ मतलब ये कितना होगा? ये क्या होगा? ये भाई साहब क्षार होंगे। चलिए अब यहाँ पे एक दिया हुआ ये फोटो और ये फोटो पूछ के आपको बता रहा है। ये देख फोटो, एक बार आप फिर से देख लीजिए ये जो फोटो छापा हुआ और फिर इससे आपसे ये वही से एक क्वेश्चन किया हुआ कि बताइए जो फोटो है वो क्या है? वो फोटो का कहना है कि हमेशा हाथ धोना चाहिए। वो फोटो का कहना है कि जब प्रयोगशाला में जाओ तो हाथ धो के जाओ। वो फोटो का कहना है कि हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, अम्ल से हाथ धोना चाहिए। अरे यार ये सब जो फालतू बात किया। उसका कहना मतलब वो इंडिकेशन दिखा रहा है कि एक बर्तन है जिसमें अम्ल या क्षार है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा डी, अम्ल क्षार है, सावधानी से उसका यूज़ कीजिए। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिंपली देखिए इमली में यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है पूछ रहा है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बात करें यहाँ पे सीट्रिक अम्ल, तो सीट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है भाई मेरे, ठीक है। और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल पूछ रहा है, यहाँ लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किसने पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल आप जानते होंगे जब आप खाए होंगे दही, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। जो ब्रोमीन होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और जो होता है क्या चीज़ बोलते हैं इसको? सोडियम। सोडियम को आराम से चाकू से भी काट सकते हैं। बात करें पारा, पारा भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है तो धातु, लेकिन लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। चलिए अब आगे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है या अग्निशामक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है? तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे? तो ये परमाणु संख्या आधार पे। किसके आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो जो पोटेशियम है हमारा, पोटेशियम ही सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और आपने पढ़ रखा होगा जो गोल्ड होता है, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। गोल्ड तो बहुत ही कम है, इसीलिए तो गोल्ड जल्दी से ख़राब नहीं होता। हम लोग गोल्ड का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। क्यों? जल्दी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन करता ही नहीं है। अब रिएक्शन नहीं करेगा तो ख़राब नहीं होएगा। चलिए ठीक है अब आगे चलते हैं। पृथ्वी की भूगर्भपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की भूगर्भपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, खनिज। अब देखिए यहाँ पे बात करते ये वाले क्वेश्चन का जो है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो देखिए जब बात करें एल्कोहल, तो यहाँ पे हम एल्कोहल को किससे दिखाते हैं? OH से दिखाते हैं। किसको? एल्कोहल को। जब बात करें यहाँ पे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को हम लोग दिखाते हैं CHO से। जब यहाँ पे हम बात करें कीटोन, तो कीटोन को हम लोग किसे दिखाते हैं? कीटोन को हम लोग दिखाते हैं OC से, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेशन हो गया जिससे हम क्या चीज़ करते हैं? दिखाते हैं। OC से दिखाते हैं, या फिर अगर इसका सिंबॉलिक बोले तो इसको ऐसे दिखाया जाता है कीटोन को कुछ ऐसे दिखाया जाता है। और जो कार्बोइक अम्ल है उसको COOH से दिखाते हैं। तो इसका सिंपली प्रोपेनॉल में क्या चीज़ पाया जाता है? एल्कोहल पाया जाता है। ये हो गया हमारा 26 का आंसर नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नामांकित में क्या नहीं होता? जल टूटता है भाई,
ऑक्सीजन बिल्कुल मुक्त होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सत्ता है को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जो कि बिल्कुल गलत कहना है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मुक्त नहीं होता, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको अगले नंबर क्वेश्चन 28। बोल रहा है यहाँ पे फ्लोएम, फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? मतलब जो फ्लोएम होता है वो खाने को पेड़ पौधे में पहुँचाता है, तो कौन सी दिशा में पहुँचाता है? हाँ, केवल ऊपर पहुँचाता है, केवल नीचे पहुँचाता है, या ऊपर नीचे दोनों पहुँचाता है? तो भाई साहब खाना तो सबको चाहिए, तो ये ऊपर नीचे दोनों पहुँचाता है, तो आपका 28 का हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? तो वृक्क को ही बोलते हैं, वृक्क की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो है फल पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो फल पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। चलिए एस्ट्रोजन स्रावित होता है, जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है? तो एस्ट्रोजन का स्राव यहाँ पे किससे होता है? अंडाशय से होता है एस्ट्रोजन का स्राव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नर युग्मक और मादा युग्मक जो दोनों मिल जाते हैं, देखो नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलते हैं तो क्या चीज़ होता है भाई मेरे? तब होता है निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या चीज़ होता है? निषेचन होता है। चलिए अब ये एक फिगर दिया हुआ बोल रहा है आप में ये किस प्रकार का जनन है, ये जो है ये किस प्रकार का जनन, देखिए फिगर देख लीजिए एक बार और पूछ रहा है आपको ये किस प्रकार का जनन है? तो ये मुकुलन है, ये क्या है? मुकुलन दिखा रहा है, ठीक है, मुकुलन दिखा रहा है ये। अब ले चलता हूँ मैं आपको अगले नंबर क्वेश्चन पे, मुकुलन। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा है यहाँ पे 34। पक्षी और चमगादड़ के पंख में समजात हैं, अवशेषीय, जीवाश्म में असंजात है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका असंजात। चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अगला है बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या बोल रहा है? मेंडर ने किस पौधे पर प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो सबको पता होगा मटर के पौधे को चुना था ये, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? यार घास ही उत्पादक है यार, इसी से कुछ उत्पन्न होता है। सांप तो मेढक को खा जाता है, मेढक भी कुछ खा जाता है, तो घास ये जो क्या चीज़ एक उत्पादक है। चलिए आपको अब क्वेश्चन नंबर 37 बताना है कि किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो प्रथम में ही शाकाहारी किसमें? प्रथम में ही पाया जाता है यार। चलिए ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ओजोन परत, तो ओजोन परत का क्षय सिर्फ और सिर्फ CFC के कारण होता है। और भी सारे गैस रहते हैं लेकिन CFC मेजर है, जिससे क्या चीज़ होता है? ओजोन लेयर का क्षय होता है। ओजोन लेयर का क्षय होगा तो सूरज का धूप जितना लाइट है किरण सब डायरेक्टली आ जाएगा कहाँ पे? पृथ्वी पे आ जाएगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे, बहुत सारा कैंसर हो जाएगा हमको, स्किन कैंसर और वगैरह वगैरह कैंसर हो जाएगा। तो CFC को हम लोग को रोकना है, कंट्रोल करना है। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है, देखिए अब जो अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा का ऊर्जा नहीं? देखिए लकड़ी बना सकते हैं, गोबर, कोयला, ये सब चीज़, ये तो फैक्ट्री में बनता है भाई मेरे, तो ये हमारा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? जो पवन की है वो न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? तो 15 होनी चाहिए भाई न्यूनतम चाल, नहीं तो उससे कम हुआ तो ऊर्जा बनेगा ही नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपका 40 क्वेश्चन हो गया समाप्त साइंस का। मैं इसी तरह मैथ का भी लाऊंगा, इंग्लिश का भी लाऊंगा, सोशल साइंस का भी लाऊंगा। तो यही सब आप देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।